हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हमारे आज के वीडियो लेक्चर से हम स्पेक्ट्रल थ्योरी टॉपिक शुरू करेंगे। अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर, आइगन वेक्टर्स ऑफ एन ऑपरेटर एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिसेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और मैट्रिसेस का बड़ा ही डीप रिलेशन है, वो सब हम इसी थ्योरी के अंडर डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल थ्योरी। और थ्रू आउट दिस टॉपिक हम बात करेंगे सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस की, इसलिए हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल स्पेक्ट्रल थ्योरी। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ आइगन वैल्यूज। लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, देन अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, जिसका दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू या लेटेंट वैल्यू या फिर स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर टी। लैम्डा को कब हम आइगन वैल्यू बोलेंगे ऑपरेटर टी की? इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एक्स इन H such that t of x equals to lambda x for some scalar lambda, अगर ये रिलेशनशिप होल्ड हो किसी नॉन जीरो x के लिए तो लैम्डा को बोला जाता है आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर t। नेक्स्ट आइगन वेक्टर्स, द नॉन जीरो वेक्टर x सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन tx equals to lambda x for some scalar lambda is called eigenvector, characteristic vector, proper vector, latent vector और spectral vector of operator t corresponding to eigenvalue lambda. Spectrum किसे बोलते हैं? Set of all eigenvalue of t is called spectrum of t and is denoted by sigma of t, यानी कि जितने भी आइगन वैल्यूज होंगी उनका सेट बना दिया जाए तो उस सेट का नाम होता है स्पेक्ट्रम। नोट, फर्स्ट नोट इज आइगन वेक्टर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वेक्टर। आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होता है। सेकेंड, इफ एच इज जीरो, मान के चलते हैं कि हमारी हिल्बर्ट स्पेस जीरो स्पेस है, देन एच हैज नो आइगन वेक्टर एट ऑल, इसका कोई आइगन वेक्टर ही नहीं आएगा। अगर आइगन वेक्टर ही नहीं मिलेगा, कोई नॉन जीरो एक्स ही नहीं मिलेगा हमें, तो हमें कोई लैम्डा भी नहीं मिलेगा, यानी कि उसकी कोई आइगन वैल्यू भी नहीं होगी। सो थ्रू आउट वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट हिल्बर्ट स्पेस इज नॉन जीरो। चाहे किसी थ्योरम में स्टेट किया गया हो चाहे ना, हम बात करेंगे सिर्फ नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस की, दैट इज एच नॉट इक्वल टू जीरो स्पेस। फर्स्ट रिजल्ट, इफ x is a eigenvector of t corresponding to eigenvalue lambda, then alpha x is also eigenvector of t corresponding to same eigenvalue lambda। अल्फा यहाँ पर कोई नॉन जीरो स्केलर होगा, यानी कि किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। सिंस x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ t कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो जो डेफिनेशन है आइगन वेक्टर की उससे हमारे पास आ जाएगा tx इक्वल्स टू लैम्डा x मल्टीप्लाई विद अल्फा ऑन बोथ साइड्स, वी गेट t ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ अल्फा x। दैट इम्प्लाइज अल्फा x इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ t कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। अगर यहाँ पर x आइगन वेक्टर है तो हम क्या लिख रहे हैं? tx इक्वल्स टू लैम्डा x। इस इक्वेशन में x का काम अल्फा x कर रहा है, t ऑफ अल्फा x इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ अल्फा x, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा x क्या बन गया? आइगन वेक्टर बन गया, प्रोवाइडेड अल्फा क्या है? नॉन जीरो। सो किसी एक आइगन वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं एसोसिएटेड विद दैट आइगन वैल्यू। सेकेंड रिजल्ट, इफ x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर t, then x can't correspond to more than one आइगन वैल्यू ऑफ t। इस रिजल्ट का मीनिंग है कि किसी एक आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ही आइगन वैल्यू मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। हम उल्टा मान करके चलते हैं, सपोज लैम्डा वन लैम्डा टू बी टू आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वेक्टर x। तो डेफिनेशन लगाएंगे हम आइगन वैल्यू के लिए tx इक्वल्स टू लैम्डा वन एक्स, बिकॉज लैम्डा वन इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर t कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर x। सिमिलरली tx इक्वल्स टू लैम्डा टू x। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड भी इक्वल, लैम्डा वन एक्स इक्वल्स टू लैम्डा टू एक्स, वी गेट लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट का आंसर जीरो है, एक्स तो नॉन जीरो वेक्टर है, उसे तो हम जीरो बोल नहीं सकते, तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू को जीरो होना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल्स टू जीरो एंड वी गेट लैम्डा वन इक्वल्स टू लैम्डा टू। तो इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है कि किसी एक आइगन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ही आइगन वैल्यू मिल सकती है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो रिजल्ट था उसका मीनिंग है कि किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारे आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइगन स्पेस ऑफ एन ऑपरेटर टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्डा स्पेस। लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन कंसिडर सेट एम लैम्डा।
of all its corresponding eigenvectors together with zero vector। तो m lambda क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू h विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। क्योंकि हमने बोला है कि m लैम्डा सेट है सारे आइगन वेक्टर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू। अगर इसमें सारे आइगन वेक्टर आएंगे तो कैसे एलिमेंट आएंगे? टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, जैसे x कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा t माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो m लैम्डा सेट में वो सारे x आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेट की फॉर्म में राइट करेंगे m लैम्डा इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू h सच दैट t माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू ज़ीरो। Set m lambda is known as eigenspace of T or lambda space of T corresponding to eigenvalue lambda। नेक्स्ट रिजल्ट इसी के बारे में है। m lambda is closed linear subspace of H and is invariant under T। हमने प्रूव करना है कि लैम्डा स्पेस या फिर आइगन स्पेस जिसे हम बोलते हैं वो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस होगी H के लिए, H हिल्बर्ट स्पेस, और इनवेरिएंट भी होगी अंडर T। m lambda equals to x belongs to H such that T minus lambda x equals to 0। अभी ये एक कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि t हमने लिया बीटा h में से, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम h टू h। i आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी कंटिन्यूस ऑपरेटर होगा। तो t माइनस लैम्डा आई क्या है? कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन x पे लगने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इस सेट को ये भी बोला जा सकता है कि नल स्पेस ऑफ कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन t माइनस लैम्डा आई, और वी कैन से दिस इज कर्नल t माइनस लैम्डा आई। और नल स्पेस वाले वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड थ्योरम पढ़ी थी। अगर t कोई कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो कर्नल t होता है क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस n। इसका प्रूफ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं लेक्चर नंबर 11 में, थ्योरम सेकंड। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। t माइनस लैम्डा आई क्या है? कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो m लैम्डा जो कि नल स्पेस है, कर्नल है इसी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो क्लोज लीनियर सबस्पेस हो जाएगा h का। यहाँ पर t ऑपरेटर है और कर्नल t क्या आ गया हमारे पास? क्लोज लीनियर सबस्पेस। और इस थ्योरम में हमारे पास t का काम t माइनस लैम्डा ही कर रहा है और कर्नल t का काम m लैम्डा कर रहा है। तो उस रिजल्ट से हमारे पास क्या आ गया? m लैम्डा इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ h। ऑल्सो m लैम्डा इज नॉन जीरो स्पेस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर सारे क्या होते हैं? नॉन जीरो वेक्टर, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के ही सेट को हम m लैम्डा बोल रहे हैं तो m लैम्डा भी क्या होगा? नॉन जीरो। सो m लैम्डा इज नॉन जीरो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ h। क्या प्रूव करने वाला रह गया? m लैम्डा इज इनवेरिएंट अंडर t। इनवेरिएंट की डेफिनेशन क्या थी? हमने इनवेरिएंट वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर t कोई ट्रांसफॉर्मेशन है m को कब हम इनवेरिएंट बोलेंगे? अगर t ऑफ m सबसेट आ जाए m का। यहाँ पर हमने m लैम्डा को इनवेरिएंट प्रूव करना है अंडर t, तो हम प्रूव करेंगे t ऑफ m लैम्डा इज सबसेट ऑफ m लैम्डा। फॉर दैट लेट y बिलोंग्स टू m लैम्डा बी एनी एलिमेंट। अगर m लैम्डा में से है तो m लैम्डा की जो डेफिनेशन है आइगन स्पेस की, उससे हमारे पास क्या आएगा? t माइनस लैम्डा आई ऑफ y इक्वल टू 0। That implies ty minus lambda iy equals to 0. That implies ty equals to lambda y. Give it number 1. y belong कर रहा है m lambda से, so lambda is a scalar and m lambda is a subspace। m lambda एक सबस्पेस है, तो अगर y m lambda में से है तो किसी स्केलर lambda के लिए lambda y भी m lambda में चले जाएगा, because subspace is closed under scalar multiplication। एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 अगर ये एलिमेंट m लैम्डा का है तो टी वाई भी m लैम्डा में चले जाएगा। सो फॉर एवरी y t ऑफ y बिलोंग टू m लैम्डा, दैट इज t ऑफ m लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ m लैम्डा, दैट इज m लैम्डा इज इनवेरिएंट अंडर t। अभी मैट्रिक्स का किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं और किसी भी मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा सकता है। For that let B equals to E1, E2, En be an ordered basis for finite dimensional complex Hilbert space H. So each element of H can be written as a linear combination of these elements। क्योंकि ये H का बेसिस है तो H का हर एलिमेंट हम इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं। सिंस H इज ऑपरेटर फ्रॉम H टू H, अभी B को हम बेसिस लेकर के चले हैं H का, इसमें एलिमेंट हैं E1, E2 सो ऑन En, यानी कि H का हर एलिमेंट इन टर्म्स में लिखा जा सकता है। और T ऑपरेटर है फ्रॉम H टू H, इसका कोई भी एलिमेंट अगर X सेलेक्ट करें तो T लगने के बाद वो किस में जाएगा? वो भी H में ही जाएगा, बिलोंग टू H।
इसका मतलब टी एक्स टाइप के भी सारे एलिमेंट एच के एलिमेंट हो गए और एच के एलिमेंट को हम लिखेंगे एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. सो टी ऑफ ई जे बिलोंग टू एच फॉर एवरी जे इज फ्रॉम 1 to n. दैट इज टी ऑफ ई जे कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस बी. बी बेसिस में कौन से एलिमेंट है, E1 से लेकर के En तक, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे राइट करेंगे हम इसे. सुमेशन में अगर लिखें तो लिखेंगे सुमेशन आई जे इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई जे. ये सारे स्केलर्स होंगे. ई आई किसके मेंबर्स हैं, बी के मेंबर्स. दैट इज टी ई जे को हमने राइट कर दिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. अभी इस सुमेशन को ओपन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, सुमेशन j इक्वल्स टू 1 to n. j एज इट इज़ रहने देंगे, i खोलेंगे हम फ्रॉम 1 to n. तो i की जगह पर पहले 1 आएगा. अल्फ़ा 1 जे E1 प्लस अल्फ़ा 2 जे E2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n जे En. अभी j सुमेशन खोलेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले सिर्फ इतना फैक्टर अगर ओपन करें तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा 1 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 1 E2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n1 E1. अगर इस पे सुमेशन लगाएं j फ्रॉम 1 to n तो आएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 2 E1 प्लस अल्फ़ा 2 2 E2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n 2 En. और इस पे लगने के बाद सो ऑन अल्फ़ा 1 n E1 प्लस 2 n E2 प्लस सो ऑन n En. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे पास किसी एलिमेंट ई जे के लिए. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे राइट करेंगे और मैट्रिक्स को डिनोट क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी गिवन बाय फॉलोइंग मैट्रिक्स. इसको राइट करने का ये मेथड है और इसे प्रोनाउंस करते हैं मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी. और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, ये सारे जो कोफिशिएंट होंगे बेस एलिमेंट्स के उनका ट्रांसपोज लेंगे हम. पहले हम कोफिशिएंट्स राइट करेंगे अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 2 1 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n1, अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n2, अल्फ़ा 1 n अल्फ़ा 2 n प्लस सो ऑन अल्फ़ा nn. इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी. So this is the matrix relative to basis B of transformation T. एग्जाम्पल से समझेंगे. एक्सरसाइज लेट H be टू डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस विद बेस एलिमेंट E1, E2 एज अ बेसिस. देन फाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ T. स्पेक्ट्रम का मतलब है सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर T on Hilbert space H which is defined by T of E1 equals to E2, T of E2 equals to minus E1. ये मैप हमें गिवन है. पहले हम इस मैप को यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स राइट करेंगे. सिंस T इज अ मैप फ्रॉम H to H, T of E1 इज गिवन बाय E2 एंड T of E2 इक्वल्स टू माइनस E1. इसको अगर राइट करें एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेस एलिमेंट E1 E2, क्या आएगा हमारे पास, 0 E1 प्लस 1 E2. क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा. इसको भी अब लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे एज E1 E2 तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1 E1 प्लस 0 E2. अभी इन कोफिशिएंट्स से मैट्रिक्स बनाएंगे 0 1 -1 0. ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा 0 1 -1 0. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई, 0 -1 1 0. क्या निकालना है हमें, स्पेक्ट्रम ऑफ टी. स्पेक्ट्रम यानी कि सेट ऑफ आइगन वैल्यूज. सेट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, टी माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालेंगे पहले, वो हमारे पास ये आ जाएगी. अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आएगा. आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, टी माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. सो इस डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे. लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा. सो स्पेक्ट्रम ऑफ टी इक्वल्स टू आइटा माइनस आइटा. नाउ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट थ्योरम इज एन ऑपरेटर T ऑन हिल्बर्ट स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल. कोई फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस H है. अगर ऑपरेटर T सिंगुलर है तो हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा x बिलोंग्स टू H सच दैट T ऑफ x इक्वल्स टू 0. यहाँ ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो ऑपरेटर क्या होना चाहिए, सिंगुलर. इफ एंड ऑनली इफ रिजल्ट है, फर्स्टली वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट x बिलोंग टू H सच दैट T ऑफ x इक्वल्स टू 0. और प्रूव क्या करेंगे, T को सिंगुलर. 0 को हम T ऑफ 0 राइट कर सकते हैं. तो हमें नॉन जीरो x के लिए, नॉन जीरो एलिमेंट x लिया ना हमने, फॉर नॉन जीरो x देयर इमेजेस आर इक्वल. T इमेजेस क्या आ रही हैं, इक्वल. T ऑफ x इक्वल्स टू T ऑफ 0 दैट इज T इज नॉट 1 1. क्योंकि 1 1 के लिए अगर तो एलिमेंट नॉन जीरो है तो उनकी इमेजेस भी नॉन जीरो आनी चाहिए थी.
सो इफ t इज नॉट 1 1 देन t इज नॉट इन्वर्टिबल, बिकॉज अगर t इन्वर्टिबल हो तो t 1 1 ऑन टू होता है, और 1 1 और ऑन टू में से अगर एक भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही तो t हमारा इन्वर्टिबल नहीं आएगा, और अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो वो सिंगुलर होगी ट्रांसफॉर्मेशन। हम मैट्रिसेस के केस में भी पढ़ते थे ना कि अगर इन्वर्स हम बोलते थे किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम बोलते थे कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि वो मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है, तभी हम बोलते थे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तभी वो मैट्रिक्स क्या होती थी, इन्वर्टिबल। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता था तो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होती थी, और सिंगुलर के केस में इन्वर्टिबल नहीं होती थी मैट्रिक्स। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, अगर टी नॉट इन्वर्टिबल है तो टी क्या है, सिंगुलर। कन्वर्स पार्ट में टी को सिंगुलर लेके चलेंगे और ये कंडीशन होल्ड करवाएंगे कि किसी नॉन जीरो एक्स के लिए टी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जीरो, ये चीज़ हम होल्ड करवाएंगे। If possible, suppose that there doesn't exist non-zero element x belongs to h such that t of x equals to 0. मान के चलते हैं कि ऐसा कोई भी नॉन जीरो x नहीं मिल रहा such that t of x equals to 0 आए. Let z y belong to h be element such that t of z equals to t of y. t of z minus y equal to 0. That implies z minus y equal to 0. ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से आ गया. So z equals to y. टी इमेजेस इक्वल लेकर के चले और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, सो ऑपरेटर इज 1 1. और हमने लेक्चर नंबर 24 में थ्योरम 3 में एक रिजल्ट प्रूव किया था एज लेमा. वहाँ पर हमने प्रूव किया था कि 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ऑन टू. वही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. टी लीनियर है, 1 1 भी है, और एच हमारी फाइनाइट डायमेंशनल है, सो टी क्या आएगी, ऑन टू. इसका प्रूव आपको लेक्चर नंबर 24 में मिल जाएगा. टी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो टी क्या हो गया, इन्वर्टिबल, बिकॉज 1 1 ऑन टू इम्प्लाई इन्वर्टिबल. दैट इज टी इज नॉन सिंगुलर. इन्वर्टिबल यानी कि नॉन सिंगुलर. लेकिन इस पार्ट के लिए तो हम मान के चले थे कि टी सिंगुलर है, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, दैट इज देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वैक्टर इन एच से एक्स नॉन जीरो बिलोंग टू एच सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो हम जो लेकर के चले थे कि कोई भी हमें नॉन जीरो एक्स ऐसा नहीं मिलेगा, वो रॉन्ग है. टी ऑफ एक्स जीरो के लिए हमें एक एक्स नॉन जीरो मिल जाएगा. नेक्स्ट नोट इज टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कैन बी रिटन एज जीरो डॉट एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो. सो वी कैन से दैट an operator T on Hilbert space which is finite dimensional is singular if and only if 0 is an eigen value of T. ऊपर हमने थ्योरम में बोला कि T सिंगुलर है अगर, तो हमें एक x नॉन जीरो मिलेगा सच दैट T ऑफ x इक्वल्स टू जीरो. और T ऑफ x जीरो को हमने ऐसे राइट कर दिया, जीरो ऑफ x. हमारे पास आ गया T ऑफ x इक्वल्स टू जीरो x. तो इसको अगर हम लैम्डा की आइगन वैल्यू की डेफिनेशन से कंपेयर करें तो लैम्डा क्या आ गया, जीरो. दैट इज जीरो आइगन वैल्यू बन गई. तो हम बोल सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है, अगर हमारा ऑपरेटर सिंगुलर है, तो हमें एक आइगन वैल्यू जीरो जरूर मिलेगी. दैट इज टी फ्रॉम एच टू एच इज सिंगुलर इफ एंड ऑनली इफ जीरो बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी, दैट इज जीरो बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी. तो रिजल्ट बन गया हमारे पास कि सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक आइगन वैल्यू जरूर जीरो होगी, और या फिर अगर एक आइगन वैल्यू कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है तो हमारी ट्रांस पक्का सिंगुलर होगी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस एच, then set of all eigenvalues of T constitute a non-empty finite subset of C which is equals to set of complex number. Further, number of points in this set does not exceed dimension of space. इस सारी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, every operator T on finite dimensional complex Hilbert space has an eigen value. यानी कि T अगर कोई भी ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस पर, तो जो सेट होगा आइगन वैल्यूज़ का वो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, यानी कि उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर आएगी. और ये जो सेट होगा आइगन वैल्यूज़ का, ये जो पॉइंट्स का सेट होगा, इस सेट में कभी भी जो स्पेस की डायमेंशन है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि इस सेट की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से कम ही आनी चाहिए. प्रूफ में लेट करते हैं कि डायमेंशन एच की एन है, क्योंकि हमारी जो एच है, क्योंकि एच एक फाइनाइट डायमेंशनल है, वो हमने सेट कर दिया एन. लेट बी इक्वल्स टू E1 E2 En बी बेसिस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच हैविंग डायमेंशन एन. टी फ्रॉम एच टू एच इज एन ऑपरेटर. डिनोट टी ऑफ बी मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी. दैट इज मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बेसिस बी इक्वल्स टू अल्फा आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स. अभी टी ऑफ ई जे एलिमेंट एच का है और एच के लिए बेसिस E1 E2 सो ऑन ई एन है,
तो टी ऑफ ई जे को कैसे राइट कर सकते हैं? एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस बी। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन अल्फा आई जे ई आई। अभी हमने शो करना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए जो सेट आइगन वैल्यूज़ का आएगा वो एक सेट नॉन जीरो सेट होना चाहिए। सो लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ऑनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, या इसको ऐसे राइट कर सकते हैं टी माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू जीरो। किसी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए टी ऑफ दिस एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो प्रीवियस थ्योरम यूज करके ऐसे बोल सकते हैं टी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू सिंगुलर, क्योंकि पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी एक्स नॉन जीरो के लिए टी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो तो टी क्या आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर टी माइनस लैम्डा आई क्या आ रही है? जीरो फॉर नॉन जीरो एक्स, तो टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर हो जाएगी। सिंगुलर होने का मीनिंग है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स सिंगुलर आएगी, दैट इज टी माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स रिलेटिव टू बेसिस बी इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो। पीछे हमने पढ़ा था टी मैट्रिक्स रिलेटिव टू बेसिस बी इज दिस। अगर हमने टी माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स राइट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे लैम्डा ऑफ आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो अगर इस मैट्रिक्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से सिर्फ लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे जीरो। So determinant of this matrix equals to 0. That is T minus lambda I matrix determinant equal to 0 if and only if A11 minus lambda I1 to A1n, A21 A22 minus lambda A2n, AN1 AN2 ANn minus lambda determinant equal to 0. Give it number 1. अभी हमें पता है कि किसी ऑपरेटर t के लिए t माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो। ये इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी ऑपरेटर के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई ये वाली। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर टी। इट इज nth डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा, क्योंकि n बाई n मैट्रिक्स है तो लैम्डा जो आएगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आएगा। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास एक nth डिग्री इक्वेशन आएगी इन लैम्डा। और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इक्वेशन 1 हैज़ एट लीस्ट वन रूट इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट आने का मीनिंग है कि लैम्डा की हमारे पास कम से कम एक वैल्यू ज़रूर आएगी, एंड दैट इम्प्लाइज स्पेक्ट्रम टी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कम से कम एक वैल्यू स्पेक्ट्रम ऑफ टी में जरूर होगी, कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर आएगी टी के लिए। Hence every operator T on n dimensional complex Hilbert space has an eigen value। तो हर ऑपरेटर के लिए कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर मिलेगी। अभी हमने प्रूव करना है कि ये स्पेक्ट्रम T जो है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, या तो h की डायमेंशन के इक्वल होंगे जहाँ उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑल्सो इक्वेशन 1 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि लैम्डा में ये n डिग्री इक्वेशन आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा तो n रूट हो सकते हैं इसके, और कुछ रूट रिपीट भी कर सकते हैं। तो उस केस में जो भी डिस्टिंक्ट रूट अगर हम काउंट करेंगे तो वो n से कम ही आएंगे। Hence t has an eigenvalue and number of distinct eigenvalues of t less than equals to n, that is order of this set spectrum of t is less than equal to dimension of h। मान लीजिए हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है जिसकी डायमेंशन है 5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 3। अगर स्पेक्ट्रम राइट करेंगे किसी ऑपरेटर टी के लिए उसमें आएगा 0 1 2 3, रिपीटेड तो हम राइट नहीं ना करेंगे स्पेक्ट्रम में, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 विच इज लेस देन 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस H, then t is singular if and only if 0 belongs to spectrum of t। Second, if t is non-singular then lambda belongs to spectrum t if and only if lambda inverse belongs to spectrum t inverse। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव करेंगे बाय फर्स्ट थियरम जो हमने इसी लेक्चर में प्रूव की है। वी नो दैट t इज सिंगुलर इफ एंड ऑनली फॉर नॉन जीरो एलिमेंट x t ऑफ x इक्वल्स टू 0। अभी t ऑफ x इक्वल्स टू 0 को हम राइट कर सकते हैं 0.x, तो 0 क्या आ गई, आइगन वैल्यू आ गई, बिकॉज इसको अगर कंपेयर करें टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स से तो लैम्डा किसके इक्वल है 0। लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ टी। नोट में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 0 ज़रूर आइगन वैल्यू आएगी ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए। फॉर सेकेंड पार्ट, सिंस टी इज नॉन सिंगुलर सो नो आइगन वैल्यू ऑफ टी कैन बी 0,
ये हमने रिजल्ट पढ़ा है कि टी अगर सिंगुलर होगी तभी जीरो आएगा स्पेक्ट्रम ऑफ टी में, तो अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कोई भी आइगन वैल्यू उसकी जीरो नहीं हो सकती। सो लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी, देन लैम्डा मस्ट बी नॉन जीरो। अगर लैम्डा नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। Now lambda belongs to spectrum of T, that means lambda is eigenvalue of operator T. So by definition there exists non-zero element in H such that T of x equals to lambda x. Taking T inverse on both sides, T inverse of Tx equals to T inverse lambda x. T inverse T को I राइट करेंगे, लैम्डा को बाहर लेकर के आएंगे क्योंकि स्केलर है, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू लैम्डा टी इनवर्स x. टेकिंग लैम्डा इनवर्स ऑन बोथ साइड्स बिकॉज वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड दैट लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट इन दिस केस. सो लैम्डा इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू आई टी इनवर्स x. दैट इम्प्लाइज लैम्डा इनवर्स x इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ x. तो लैम्डा इनवर्स किस में चला गया? स्पेक्ट्रम टी इनवर्स में. क्योंकि अगर हमारे पास टी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हो तो इसका मीनिंग होता है लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी. सिमिलरली लैम्डा इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी इनवर्स एक्स हो तो उससे हमारे पास आएगा लैम्डा इनवर्स बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी इनवर्स. सो इफ लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी दैट इम्प्लाइज लैम्डा इनवर्स बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी इनवर्स. कन्वर्स पार्ट में देखेंगे, ये मान के चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे. सो सपोज लैम्डा इनवर्स बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी इनवर्स. टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी इनवर्स. इनवर्स और टी डबल इनवर्स टी के इक्वल होता है. सो लैम्डा बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी. Now last exercise of this topic is if t power k equals to 0 for some k, then spectrum T contains only single element which is 0 and also known as zero space. और ये कंडीशन इम्प्लाई क्या करती है? t के इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है t नीलपोटेंट ऑपरेटर है विद इंडेक्स k. तो इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट का कि अगर ऑपरेटर नीलपोटेंट है तो उसके स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? 0. For proof, let lambda belongs to spectrum T. That implies there exists non-zero element x belongs to H such that Tx equals to lambda x. Taking T on both sides, we get T of x equals to T of lambda x. So we get T square x equals to lambda square x. ये कैसे आया हमारे पास? ये लिया हमने T of Tx equals to T of lambda x. इसको राइट करेंगे lambda of Tx और टी एक्स फिर से लैम्डा एक्स के इक्वल है लैम्डा ऑफ लैम्डा एक्स. सो वी गेट टी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स. दैट इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी स्क्वायर. सो कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट टी के एक्स इक्वल्स टू लैम्डा के एक्स विच इम्प्लाइज लैम्डा के बिलोंग्स टू स्पेक्ट्रम टी के. नाउ टी के एक्स इक्वल्स टू लैम्डा के एक्स फॉर के नॉन जीरो. टी के की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 0. 0 डॉट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा के एक्स. सो लैम्डा के एक्स इक्वल्स टू 0. एक्स नॉन जीरो है, लैम्डा पावर के 0 आएगा. दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 0. लैम्डा लेकर के चले थे स्पेक्ट्रम टी में, इक्वल टू 0 आ गया. दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ टी सबसेट जीरो स्पेस. और जो हमने सेकेंड थ्योरम प्रूव की थी कि अगर एच फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस है then we know that every operator on finite dimensional Hilbert space has an eigenvalue. कोई एक आइगन वैल्यू तो ज़रूर होगी. तो 0 किसका सबसेट हो जाएगा? स्पेक्ट्रम टी का, क्योंकि स्पेक्ट्रम टी नॉन एम्प्टी सेट होता है. तो इन दोनों को मिला के आएगा हमारे पास स्पेक्ट्रम टी इक्वल्स टू 0, दैट इज जीरो स्पेस. तो इसका मतलब है कि नीलपोटेंट ऑपरेटर के पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होती है और वो होती है 0. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर नॉर्मल ऑपरेटर वो पढ़ेंगे. होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.